गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री की आपकी क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है वैदिक काल। कल थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं वैदिक काल के बारे में। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अपना चल रहा था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जो है ना वो दो भागों में बंटा हुआ है। उसमें से ऋग्वैदिक काल को अपन थोड़ा अलग पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को अलग पढ़ेंगे। एक सारणी के तहत अपन को इन दोनों को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। चलो शुरू करते हैं। पहले ही इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही थी। राजनीतिक व्यवस्था कि ऋग्वैदिक काल में राजा के क्या काम थे और उत्तर वैदिक काल में क्या कुछ होता था, इनका काम धंधे क्या थे इनके। देखो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल जो है ना उसमें राजा जो है ना एक प्रकार से राजा वो उसके कामों के बारे में अपन को एक मतलब नियमावली नहीं मिलती। पर्टिकुलर ये कहा गया कि जो राजा था ना वो जन का राष्ट्र, जन जो होता है ना राष्ट्र होता है उसका मुखिया होता था। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जो परिवार होता है, परिवार परिवार बोल दो या उसको कुल बोल दो, ठीक है, उसका मुखिया कुलीप कहलाता था। कुलीप, कुलीप, ठीक है। उसके नीचे की जो इकाई होती थी वो नीचे की इकाई ग्राम होती थी कि कई परिवारों को मिला के। गुड मॉर्निंग बच्चों, हिस्ट्री की आपकी क्लास में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है वैदिक काल। कल थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं वैदिक काल के बारे में। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अपना चल रहा था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल जो है ना वो दो भागों में बंटा हुआ है। उसमें से ऋग्वैदिक काल को अपन थोड़ा अलग पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को अलग पढ़ेंगे। एक सारणी के तहत अपन को इन दोनों को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। चलो शुरू करते हैं। पहले ही इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही थी। राजनीतिक व्यवस्था कि ऋग्वैदिक काल में राजा के क्या काम थे और उत्तर वैदिक काल में क्या कुछ होता था, इनका काम धंधे क्या थे इनके। देखो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल जो है ना उसमें राजा जो है ना एक प्रकार से राजा वो उसके कामों के बारे में अपन को एक मतलब नियमावली नहीं मिलती। पर्टिकुलर ये कहा गया कि जो राजा था ना वो जन का राष्ट्र, जन जो होता है ना राष्ट्र होता है उसका मुखिया होता था। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जो परिवार होता है, परिवार परिवार बोल दो या उसको कुल बोल दो, ठीक है, उसका मुखिया कुलीप कहलाता था। कुलीप, कुलीप, ठीक है। उसके नीचे की जो इकाई होती थी वो नीचे की इकाई ग्राम होती थी कि कई परिवारों को मिला के। वापिस बोलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आपका सबका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है वैदिक काल। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत कल समझाया था इस टॉपिक के बारे में, तो अपन इसको एक समय सारणी के अनुसार आज समझेंगे। सारणी के अनुसार समझेंगे ना तो समझने में थोड़ा आसानी हो रहेगी अपन को। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस टाइम में, इस तरफ लिखा है ऋग्वैदिक काल, इधर लिखा है उत्तर वैदिक काल। तो इनकी अलग अलग व्यवस्थाओं को समझेंगे अपन। ये मैंने लिखा है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में मैंने कल थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था, थोड़ा आज बता देती हूँ कि सबसे छोटी इकाई जो होती है ना वो परिवार होता था। परिवार, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था ना उसको कुलप कहते थे। परिवार से परिवार, कई परिवारों को मिलके जो इकाई बनती थी उस इकाई को कहा गया था ग्राम, ठीक है। ग्राम से कई ग्रामों को मिला के जो राजनीतिक इकाई बनती थी उस इकाई को कहा गया था विस। और कई विषयों को मिला के जो बनेगा वो बनता था राष्ट्र। राष्ट्र बोल दो उनको या फिर उनको जन बोल दो, एक ही बात थी, या फिर राज्य बोल दो। और इसका जो मुखिया एक प्रकार से राजन होता था, राजन या फिर राजा, ठीक है। ये चीजें अपन कल देख चुके थे। आज अपन थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में देखते कि उत्तर वैदिक जो काल था ना उस टाइम में राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही थी। देखो इधर, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो राजा है ना वो एक निश्चित भूभाग का मुखिया बन जाता है। उसको एक निश्चित भूभाग जो है ना उसका राजा बना दिया जाता है। और उसको एक प्रकार से उसका सहयोग करने के लिए जो है ना कुछ विभागों की भी नियुक्ति होती है। जैसे अपन को शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना उसमें एक प्रकार से कुछ पदाधिकारी जो होते हैं ना, उच्च पदाधिकारी, उनके नामों की नियमावली, उनके नामों का उल्लेख होता है। उनके नामों के बारे में अपन को पता चलता है। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा बहुत नाम लिखूं, जैसे राजा का सहयोग करने के लिए, ब्राह्मण वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग था ना उसका एक पुरोहित होता था। जैसे मैं थोड़ा बहुत पहला लिख देती हूँ फिर अपन समझते जाते हैं उनको कि पुरोहित वर्ग होता है। तो उसके नीचे एक राजन्य नामक एक अधिकारी होता था। राजन्य के अलावा एक महिषी नाम का भी होता था।
ये कुछ पदाधिकारी थे। इसके अलावा क्या होता है, छत्रा, छत्रा बोल दो उसको या फिर छतरी बोल दो। ये जो होता ना एक प्रकार से द्वारपाल होता था, द्वारपाल। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष क्या करता था, जो कि पैसों की व्यवस्थाओं को देखता था, कोषाध्यक्ष भी होता था। एक वित्त मंत्री होता था, उसको बोलते थे भागदूत। भागदूत नाम का जो अधिकारी होता था ना, उसको बोला गया था वित्त मंत्री। ये जो नाम है ना अपन को ऋग्वेद में मिलते हैं, वित्त मंत्री बोला गया। एक एक पद होता था जो कि राजा की बहुत ही एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं उसका क्लोज फ्रेंड होता था, उसका बेस्ट फ्रेंड जैसा बोल सकते हैं, उसको बोला गया पालागल। पालागल, पालागल जो होता है ना वो राजा का मित्र होता था। ये कुछ अधिकारी हैं जो अपन को जो है ना ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में इन सबके बारे में बताया गया। जैसे अब पुरोहित जो था ना, पुरोहित केवल ब्राह्मण वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ण था ना, ब्राह्मण वर्ण, उसी का ही व्यक्ति पुरोहित बन सकता, पुरोहित नियुक्त किया जा सकता था, किसी और वर्ण का व्यक्ति पुरोहित के पद पे नहीं बैठ सकता था। अब देखो राजन्य जो होता है ना वो भी राजा के क्लोज होते थे, काफी उनको राजकार्य में सहयोग करते थे। इसके अलावा महिषी, महिषी भी एक अच्छा पद होता था। छत्रा, छत्री होगी, द्वारपाल हो गए, कोषाध्यक्ष जो कि पैसों की सब चीजें देखता था, कितना कहाँ से आ गया, रेवेन्यू कहाँ से आए, कितने पैसे कहाँ से आए, कितने किसको कितने देने, सब चीजें वो जो है ना कोषाध्यक्ष देखता था। ये अपन ने राजनीतिक व्यवस्था देख ली है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये सब चीजें जो अपन आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो आगे की चीजें, राजनीतिक व्यवस्था में आगे क्या है इनका। उत्तर वैदिक काल में जितना बड़ा नहीं मिलता अपन को राजनीतिक ढांचा इनका। ऋग्वेदिक काल में थोड़ा सा सभा समिति के बारे में भी पता चलता है। सभा समिति, हाँ मैंने कल तुम्हें बताना भूल गई कि उस टाइम में 3 संस्थाएं थी जो कि राजा को सहयोग करती थी। ऋग्वेदिक काल की बात है ये, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल में राजा जो था ना उसको सहयोग करने के लिए एक तो सभा, एक समिति और एक थी विदत नाम की संस्थाएं थी। ये तीनों संस्थाएं थी जो राजा को राजो कार्यों में जो है ना सहयोग करती थी। अब देखो अपन को थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है ना कि जो सभा है ना वो एक प्रकार से कुलीन वर्गों की सभा है। कहने का मतलब सभा जो संस्था है ना उसमें केवल उच्च वर्ग के लोग ही शामिल होंगे, कुलीन वर्ग के लोग शामिल होंगे। कुलीन वर्ग यहाँ से अलग से तो लिख देती हूँ, सभा में केवल कुलीन वर्ग का व्यक्ति ही जो है ना भाग ले सकता था, औरों को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं थी, कुलीन वर्ग के लोग। अब एक बात सोचने वाली ये है कि एक संस्था जो बन गई कुलीन वर्ग की बन गई है, उच्च वर्ग के अधिकारियों की बन गई है, तो दूसरी संस्था भी जो है ना सर्वे साधारण लोगों के बनने की सामान्य जन के जो सामान्य नागरिक है ना उनके लिए भी एक संस्था होनी चाहिए कि उसमें वो जो है ना अपनी समस्याएं रख सके, अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। तो जो समिति थी ना वो सामान्य नागरिकों की थी। समिति, समिति सामान्य नागरिक जो थे ना वो इसमें भाग ले सकते थे और ये समिति सामान्य नागरिकों की होती थी, ठीक है। अब अपन को जो बात निकल के आती है वो ये बात निकल के आती है कि ये दोनों संस्थाएं जो है ना इसमें केवल पुरुष भाग ले सकते थे, महिलाओं की, क्योंकि अपन देखते हैं, अपन आगे सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे ना तो उधर अपन देखेंगे कि समाज में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महिलाएं भी जो है ना शास्त्रार्थ कर सकती थी, महिलाएं भी जो है ना पुरुषों के समान जो है ना शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्या है ना कि एक संस्था ऐसी भी थी जिसमें महिलाएं भी जो है ना अपना एक प्रकार से विचार व्यक्त कर सकती थी, महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती थी। तो वो संस्था आती है अपने विदत नाम की संस्था। विदत, जो विदत संस्था है ना उसमें स्त्रियां भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, इसमें भाग ले सकती थी स्त्रियां। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां भाग ले रही तो पुरुष नहीं होंगे, पुरुष भी इसमें होते थे। पुरुष दोनों समितियों में है, इसमें भी पुरुष होते थे, परंतु इसमें इसका थोड़ा सा अलग यही था कि इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। ये अपन ने थोड़ा बहुत राजनीतिक व्यवस्था का देख लिया है। अब जो इनकी आगे की व्यवस्था आती है वो आती है सामाजिक व्यवस्था।
कि उस टाइम का समाज कैसा था ऋग्वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए थे, क्या वही सेम टू सेम ऋग्वैदिक काल जैसा समाज रहा था, या फिर इस समय में आखिर जो है ना समाज में कुछ परिवर्तन हुए थे, वो चीजें अपन देखते हैं। देखो, सामाजिक व्यवस्था, दूसरी क्या टॉपिक है, मैं सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोनों को साथ में पढ़ने का मकसद अपना ये है बच्चों कि तुम्हें कल को जैसे तुम नोट से पढ़ोगे, ठीक है, अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे क्लास के, तुम नोट से पढ़ोगे ना तो तुम्हें समस्याएं उत्पन्न नहीं होएगी कि इस ऋग्वैदिक काल में कैसा समाज था, उत्तर वैदिक काल में कैसा समाज था। तो अपन इस सारणी से पढ़ते जा रहे हैं ना, तो अपन दोनों को जो है ना अलग अलग समझ पाएंगे ये बातें। देखो, इस टाइम का जो समाज था ना वो पितृसत्तात्मक समाज था, कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो पुरुष है ना वही डिसीजन मेकिंग करेगा। कहने का मतलब परिवार में जो डिसीजन फैसले लेने का जो अधिकार था ना वो केवल पुरुष को ही था, ये बात है। परंतु फिर भी अगर थोड़ा बहुत अपन देखें ना कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी होती थी, हाँ होती थी महिलाओं को भी, क्योंकि अपन कुछ महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपन को ये मतलब सोचने पे मजबूर कर देते हैं, जो तथ्य अपन को कि उस टाइम में महिलाएं जो थी ना वो भी पढ़ती थी, शिक्षित थी वो भी महिलाएं। अब देखो, समाज में वर्ण, ठीक, तो अगली व्यवस्था है अपनी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को अपन ऋग्वैदिक समय में और उत्तर वैदिक दोनों का साथ साथ में देखते हैं, इससे अपन को समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, वर्ण व्यवस्था जो है ना, वर्ण व्यवस्था उसमें 4 वर्ण थे मुख्य रूप से, 4 वर्ण। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और चौथा था शूद्र वर्ण। ये 4 वर्ण थे।
ये चारों वर्ण दोनों कालों में सेम है, इस टाइम में भी सेम है, इस दोनों दोनों कालों में सेम है, परंतु इनमें दो परिवर्तन आता है ना, वो ये आता है कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी ना, यहाँ पे थोड़ी सी सरल सरल थी ये, परंतु क्या होता है ना कि उत्तर वैदिक काल में जाके ये थोड़ी सी जटिलता ले लेती है। कहने का मतलब ये था कि थोड़ी बहुत आज़ादी इनको इस टाइम में थी ना, वो इनसे आज़ादी यहाँ इस वक्त में छीन ली जाती है। कि कहने का मतलब जो, हाँ, हालांकि ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय थे ना, उनमें तो कुछ परिवर्तन नहीं आया था, परंतु जिनके लिए मुसीबत बढ़ गई थी ना, वो दोनों वर्ण, नीचे वाले वर्ण थे, ये दोनों थे। कहने का मतलब ये था कि उत्तर वैदिक काल में जाके शूद्र जो वर्ण है ना, शूद्र वर्ण, उसको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपन देखते हैं, शूद्र वर्ग का मतलब यहाँ पे दलित से ही है, दलित। और अपन दलितों के नाम से समझ जाते हैं कि इतिहास में इनको कितना जो है ना समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इनको कितना अपने एक प्रकार से संघर्ष करना पड़ा है अपने जीवन में। और छोटे मोटे नहीं कह सकते, अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, हर चीजों के लिए इनको जो है ना लड़ना पड़ा है। परंतु वैदिक काल में ये होता है ना कि इनका काम क्या है, ये अपने अपन से ऊपर की तीनों जो वर्ण, उनकी उनकी उनके कामों को मानेगा, वो जो कहेंगे वो यही करेगा। यहाँ पे जटिलता ये आ जाती है कि इनके लिए कार्य करना बाध्य हो जाता है, इन दो नीचे वाले दोनों वर्ण के लिए कार्य करना बाध्य हो जाता है। अब देखो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे महिला की स्थिति कैसी थी, कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, उसमें जो समाज है ना, समाज में महिला की स्थिति कैसी थी, वो अपन को ऋग्वेद जो है ना वो बताता है। कहने का मतलब ये था कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में महिला शिक्षिता थी, वो पढ़ लिख सकती थी, उसको एक प्रकार से स्वतंत्रता थी। उनको जैसे कन्या है, कन्या जो है ना, उसको लड़के के समान जो है ना शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। यहाँ पे मैं कुछ महिलाओं के नाम लिखूंगी, जो कि जिससे पता चलता है कि उस टाइम की जो महिलाएं थी ना, वो शास्त्रार्थ कर सकती थी, वो तर्क वितर्क कर सकती थी पुरुषों के बराबर। यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ी सी जटिलता आ जाती है। जटिलता आने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो है ना, हालांकि पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज, परंतु जो परिवर्तन आता है वो महिला की स्थिति में आता है। कहने का मतलब यही था कि उत्तर वैदिक काल में आके महिला की स्थिति जो होती है ना, उसमें गिरावट आ जाती है, वो जो है ना शिक्षा व्यवस्था से जो है ना पीछे हट जाती है। जैसे मैं कुछ महिलाओं के नाम लिखूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टाइम की जो महिलाएं थी ना, वो शास्त्रार्थ में निपुण थी। जैसे है गोसा, लोपामुद्रा, गोसा, लोपामुद्रा, एक है विश्ववरा, विश्ववरा, एक है कक्षावृत्ति, कक्षावृत्ति, ये महिलाएं थी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, एक महिला है नीवावरी, नीवावरी, ये कुछ महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल की, जो कि शिक्षिता थी, जो कि पढ़ाई में इतनी निपुण थी, जो कि अगर कोई पुरुष इनके सामने बैठ सकता था ना, तो इनके तर्क वितर्क कर सकती थी पुरुष के बराबर ही। उत्तर वैदिक काल में भी कुछ महिलाएं हुई, हालांकि संख्या उनकी बहुत कम मिलती है, परंतु है एक दो महिलाएं ऐसी है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, उस टाइम में गंधर्व नाम की महिला, गंधर्व थी एक तो, एक थी गृहेता, गंधर्व और गृहीता, ये दो महिलाएं जो है मुख्य रूप से नाम मिलती है। ऐसे तो और दो तीन होंगी, परंतु ये मुख्य महिलाएं हैं कि जो कि उत्तर वैदिक काल में अच्छी स्थिति को बताती है। इतना ज्यादा वो नहीं था, परंतु जटिलता तो आ गई थी, परिवर्तन तो हुआ था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो महिला पढ़ने के पुरुषों के बराबर जो है उनको अधिकार दिए गए थे, वो उत्तर वैदिक काल में नहीं थे, ये बात थी। अब थोड़ी सी आगे की अगर स्थिति देखें अपन क्या होता है, तो वो एक प्रकार से एक वर्ड लिख रही हूँ, एक शब्द लिख रही हूँ, उसका एक एमाजू शब्द होता है, एमाजू। एमाजू का मतलब ये होता है कि वे महिलाएं जो कि आजीवन जो है ना अविवाहित रहती, कहने का मतलब कि शादी नहीं करती ना, उन महिलाओं को ऋग्वेद में एमाजू कहा गया था, आजीवन, आजीवन अविवाहित महिलाएं। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में महिला को इतना भी अधिकार था कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, कि उसको जीवन में आगे क्या करना है क्या नहीं करना, इतनी आज़ादी उसको थी महिला को ऋग्वैदिक काल में। परंतु उत्तर वैदिक काल में जो है ना ये परिवर्तन आ जाता है कि महिला जो है ना वो डिसीजन मेकिंग से दूर हट जाती है, और जो है ना उसको एक प्रकार से दबा दिया गया था, उसके विचारों को दबा दिया गया था, ये बात है। एक नाम है अनुलोम विवाह, अनुलोम,
वैसे तो काफी विवाह है, वो अपन आगे संस्कारों में, संस्कार नामक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह थे, उसमें 4 उत्तम होते थे, जो है ना 4 निकृष्ट होते थे, गंदे होते थे, एक प्रकार से वो अपन उनको डीपली दूसरे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ अनुलोम विवाह के बारे में। अनुलोम विवाह का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उच्च वर्ण जो है ना, उच्च उच्च जाति का व्यक्ति, उच्च वर्ण का तो पुरुष है, उच्च वर्ण का पुरुष है, वो शादी किससे करेगा? निम्न वर्ण की कन्या से शादी करेगा वो, निम्न वर्ण की कन्या। अनुलोम विवाह का प्रमाण जो है ना अपन को ऋग्वेद से पता चलता है कि अनुलोम विवाह जो थे ना वो ऋग्वेदिक काल में संभव थे। उसमें क्या होता है ना कि उच्च वर्ण का व्यक्ति है, वो निम्न वर्ण की कन्या से शादी करता था, ये बात है। उत्तर वैदिक काल में अपन को ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता है। अब देखो सामाजिक व्यवस्था में और जो चीजें हैं, वो उस टाइम के आभूषण कैसे थे, वो लोग कैसा खान पान करते थे, वो चीजें हैं जो है ना, कैसा उनका मनोरंजन था, वो चीजें अपन पढ़ेंगे। देखो वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण और मनोरंजन के साधन कैसे थे उनके। कहने का मतलब ये था कि ऋग्वैदिक काल जो है ना उसमें पुरुष और स्त्री दोनों समान, उनके वस्त्र थे ना समान थे। जैसे मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में 3 वस्त्रों 3 श्रेणी बताई, कमर से 3 श्रेणियां हैं, 3 प्रकार के वस्त्र थे। एक का नाम है नीवी, एक का नाम है वास, एक का नाम है नीवी, एक का नाम है वास। कहने का मतलब ये है कि नीवी जो होता है ना एक प्रकार से नीवी का मतलब नीचे, नीचे नीवी जो कि कमर से नीचे का जो वस्त्र होता है ना उसको नीवी वस्त्र कहा गया था। और वास क्या होता है? वास का मतलब होता है कमर से ऊपर का वस्त्र। और तीसरा जो था ना वो था अधिवास। 3 प्रकार के वस्त्र थे। कौन सा है? नीवी है, वास है और अधिवास है। नीवी का मतलब नीचे, कमर से नीचे का वस्त्र, ठीक है। वास का मतलब क्या है? कमर से ऊपर का वस्त्र, वास हो गया। अधिवास क्या होता है ना एक प्रकार से उसको शॉर्ट नाम में अपन ओढ़नी बोल सकते हैं, कि महिलाएं जो होती है ना वो ओढ़नी, जैसे सिर से लेकर नीचे तक अपने कदमों को जो चूमे ना, वो अपनी ओढ़नी होती थी। उस पर्टिकुलर उसको अधिवास वर्ड नाम दिया गया था, कि अधिवास जो होता है ना वो ओढ़नी होती है, जो स्पेशली महिलाएं ओढ़ती थी। पुरुष भी ओढ़ते थे परंतु इतना इस्तेमाल इतना वो नहीं करते थे। कौन सा है? एक दूसरा वास मैंने बताया है, तीसरा मैंने बताया है अधिवास। ये वस्त्र जो थे ना ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के द्वारा पहने जाते थे, ठीक है। इसके अलावा देखो आभूषणों की बात करें कि आभूषण कौन कौन से थे, तो महिलाएं आभूषण में जैसे गले में हार पहनती थी, कुंडल, पुरुष जो थे ना वो कुंडल पहनते थे, और हाथों में जो है ना एक प्रकार से हाथों के भी आभूषण थे। अलग अलग बहुत सारे आभूषण है, परंतु पर्टिकुलर अपन को इतना डीपली नहीं पड़ रहा है इनको। एक उस टाइम का खान पान कैसा था वो अपन को पता होना चाहिए। खान पान कैसा था? खान पान का मतलब ये था कि ऋग्वैदिक जो समाज था, ऋग्वैदिक जो काल के लोग थे ना वो शाकाहारी भी थे, वो मांसाहारी भी थे। और हाँ, ये जो मैंने बताई ना चीजें वस्त्रों के बारे में, ये डिटो यहाँ पर भी पता चलता है, ये कंडीशन यहाँ पर भी थी। जो डिफरेंट आ जाता है वो तो मैं इनको अलग से लिख दूंगी, परंतु अब तक समानता ही चल रही है कि ये जो चीजें यहाँ पर है वो चीजें यहाँ पर भी है। देखो खान पान कैसा था कि शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे। अब अपन को शाकाहारी में अपन को वो पता करना पड़ेगा कि कौन 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 से ये खाद्य पदार्थ जो ये लोग खाते थे। जैसे मैं एक शब्द का नाम लिखती हूँ, उसका नाम है करम्ब, नाम का करम्ब। करम जो खाद्य पदार्थ है ना वो कैसे तैयार होता था, तो ये उसका अलग ही था एक तरीका। करम्ब नाम का एक खाद्य पदार्थ था करम्ब। करम्ब क्या होता है ना कि जो अपनी जो होती है ना, जो को और तिल को, इन दोनों को आप मिला दो किसमें? दही में। दही जो है ना उसमें मिला दो तो एक पदार्थ बनेगा खाने के लिए, तो उसको करम्ब बोलते थे ऋग्वैदिक काल में। क्या करेंगे अपन? जौ को तिल को दही में मिला दो, नया पदार्थ बन जाएगा, उसका नाम हो करम्ब। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ना करम्ब नामक खाद्य पदार्थ खाते थे। एक और अलग नाम मिलता है, उसका नाम है यवाकू। ये भी खाद्य पदार्थ था। ये कैसे तैयार होता था? ये तैयार होता है कि एक प्रकार से दलिया होता है ना, दलिया उसको बोलते थे। और किसका दलिया? जौ का दलिया, जौ का दलिया।
जो का जो दलिया होता है ना, उसको यवाको बोला गया था। डिटो यही चीजें जो है ना यहाँ पर भी मिलेगी अपन को। करम्ब नामक खाद्य पदार्थ ये लोग भी खाएंगे, यावाको यहाँ पर भी था, कोई परिवर्तन नहीं आता है इसमें। ये है शाकाहारी भोजन के अपन को थोड़ी चीजें पता चली। अब मांसाहारी का अपन देखें तो देखो, मुख्य रूप से ये सब ये जो लोग हैं ना वो नदियों के किनारे विकसित हुए, तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि मांसाहारी में ये लोग मछली का सेवन करते थे, मछली माछ जो थे ना वो खाते थे। ये अपने थोड़ा बहुत सामाजिक व्यवस्था का देख लिया। हाँ, ये मनोरंजन के साधन देखो क्या करते थे मनोरंजन के साधनों में ये उस टाइम में कोई बड़ा खेल तो होता नहीं था, ये था कि भाई जैसे कि शतरंज का खेल, शतरंज, पासा, शतरंज बोल दो उसको, या पासा, पासे का खेल ये होता था। एक भाई होता था उस टाइम पर, रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़। एक होता है घुड़दौड़, घुड़दौड़, ये खेल खेले जाते थे। रथ दौड़ होता है, रथ को दौड़ाया जाता था। घुड़दौड़ कहने का मतलब अपन धार्मिक व्यवस्था को पढ़ेंगे इसके बाद अलग वाले टॉपिक जो है ना धार्मिक व्यवस्था है। धार्मिक व्यवस्था में अपन देखेंगे एक यज्ञ किया जाता था, उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ होता है ना उसमें घोड़े जो होता है ना, घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो जो है ना जहां तक जाएगा, जहां तक भगेगा ना, उस तक की जो जमीन है ना वो एक राजा की मतलब बन जाती थी। तो वो जो प्रतियोगिता होती थी ना उसको घुड़दौड़ बोलते थे, और वैसे उसको यज्ञ का नाम दिया है, वो अश्वमेध यज्ञ था। अब अपनी सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे पूरी हो जाती है, अपन इससे आगे चालू करेंगे धार्मिक व्यवस्था के बारे में। धार्मिक व्यवस्था और ये चीजें जो है ना सामाजिक व्यवस्था में, अगर सब कुछ डिट्टो सेम ही है उत्तर वैदिक काल में, परंतु जो परिवर्तन आता है ना वो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आता है, और सब चीजें समान है, बराबर है। सामाजिक व्यवस्था अच्छी रही है, परंतु धार्मिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ जाता है इनके। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे धर्म को, दर्शन को। धार्मिक व्यवस्था, देवी देवताओं के बारे में पढ़ना है अपन को, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल है ना उसमें देवताओं को जो है ना तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है ना तीन भागों में तो नहीं बांटा गया, परंतु देवताओं को डीपली उनका जो है ना व्याख्यान कर दिया गया। डीपली उनको जो है ना मतलब एक प्रकार से अलग अलग, जैसे यहाँ पे इंद्र है, मित्र, वरुण जो है, अश्विनी है, उषा, सब अलग अलग देवी देवता होंगे, परंतु उनको व्याख्यान जो है ना डीपली कर दिया गया। परंतु जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन से देवता थे ऋग्वैदिक काल में। वो थे आकाश के देवता अलग है, अंतरिक्ष के देवता अलग हैं, और धरती के देवता अलग थे। इन सब में जो प्रमुख था वो था इंद्रदेव, इंद्रदेव।
अपन पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो मैंने आपको इतना बता दिया कि आकाश के देवता जो है ना वो अलग थे, अंतरिक्ष के देवता अलग थे और पृथ्वी के देवता अलग थे। पृथ्वी के देवता में अपन पृथ्वी को और अग्नि को और बृहस्पति सरस्वती जो है ना इनके नाम देखते हैं। ये डिटो चीजें यहाँ पर भी है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आता जाता है ना वो ये आ जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल है ना उसमें थोड़ा सा देवी देवताओं में जटिलता आ जाती है। कहने का मतलब उस टाइम में कर्मकांड जो थे ना, अंधविश्वास कर्मकांड, वो पद्धति बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है ना वो सर्वोच्च व्यक्ति माना जाएगा जो कि क्या करेगा, मंत्रों का उच्चारण ज्यादा करेगा। कहने का मतलब वो पुरोहित जो है ना उच्च माना जाएगा, उसी पुरोहित की प्रशंसा होगी जो कि मंत्रों का उच्चारण क्या करेगा, अच्छा करेगा, मंत्रोच्चारण जो है ना अच्छा करेगा। धार्मिक विश्वास, धार्मिक कर्मकांड जो है ना वो पद्धतियां उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देवी देवताओं को डीपली चीजें जो है ना वो करनी पड़ेगी इनमें। जैसे अपन यहाँ पे इंद्र भगवान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, तो इंद्र भगवान जो है ना वर्षा के देवता है। अपन को पता है ये वर्षा के देवता, ये तूफान, बिजली, आंधी तूफान के देवता हैं ये। इसके अलावा भगवान इंद्र की अगर अलग शब्दों का नाम बोले कि इनको अलग क्या नाम दिया गया, तो इनको अलग नाम दिया गया था विजयेंद्र के बारे में। विजयेंद्र, विजयेंद्र, ठीक है। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि भगवान इंद्र के अलावा भगवान अग्नि देवता, अग्नि देवता के बारे में थोड़ी सी बात ये अपन देख लेते हैं कि जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो संपर्क स्थापित करता था ना वो अग्नि देवता था भाई, मनुष्यों के बीच में। क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, संभव नहीं हो पाता, लड़ पड़ते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। बाकी कोई टॉपिक कल करेंगे।